दोस्तों, दिस इज रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉ के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन एंड कस्टम्स। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि लॉ कौन बनाता है, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो लीगल सिस्टम है इसके अंदर तीन बॉडीज काम करती है। फर्स्ट है हमारे पास में लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकंड है एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड थर्ड है जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ बनाने का। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? इसमें है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, जिसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। जुडिशियल बॉडी का काम क्या है? लॉ को इंटरप्रिटेट करने का और जजमेंट पास करने का। इसमें कौन कौन इंक्लूड थे? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद में हमने देखा था कि गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो कहाँ से बनाती है? पार्लियामेंट से बनाती है। और पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपीज बोलते हैं। और इनको कौन चुनता है? इनको हम ही लोग, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें वोट देकर इनको जिताते हैं, और ये लोग क्या बन जाते हैं? एमपी बन जाते हैं। इसी में जो जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है उस पार्टी की यहाँ पे क्या बन जाती है? गवर्नमेंट बन जाती है। और उन्हीं में से किसी एक पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये कौन इलेक्ट करता है? इन्हें इलेक्ट करती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो। और यहाँ पे जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है वो उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि अगर राजस्थान के अंदर कोई लॉ बनाया जाएगा, राजस्थान की गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही एप्लीकेबल होगा। महाराष्ट्र वाले इन्हें इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपना खुद का लॉ बनाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कहाँ से काम करती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो कि क्या है? विधानसभा। विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। और इनको कौन चुनता है? इनको हम ही लोग चुनते हैं, जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें। यहाँ पे जो मेंबर चुने जाते हैं, मतलब यहाँ पे जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। और उनमें से किसी एक पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। हमने एक और बात सीखी थी कि जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं और जो अपोजिशन वाले लोग होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि जो पार्टी जीत जाती है उनके लोग भी होते हैं, और जो पार्टी नहीं जीतती है तो उनके लोग भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं एज अ एमपी। विधानसभा के अंदर भी सेम बात होती है। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं, और जो अपोजिशन पार्टी होती है उनके मेंबर्स भी होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉ बनाने की पावर है वो भी डिवाइड की गई है। और ये कहाँ पे बताया गया है? आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस किस को कौन सी लॉ बनाने की पावर है। जैसे कि 3 लिस्ट कौन सी थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि पार्लियामेंट के पास में लॉ बनाने की पावर है। जो किससे रिलेटेड लॉ बनाते हैं? इनकम टैक्स से रिलेटेड, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, रेलवेज, हाईवेज, डिफेंस, इससे रिलेटेड लॉस बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में लॉ बनाने की पावर है। और ये किससे रिलेटेड लॉज बना सकती है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, जो स्टेट के अंदर लैंड है उसके ऊपर टैक्स के लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है।
या फिर जो दारू मिलती है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उससे रिलेटेड लॉज कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। एक लिस्ट हमने देखी थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर दोनों को ही लॉ बनाने की पावर होती है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। ये कौन कौन सी सेक्टर्स है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन और मोटर व्हीकल से रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों ही बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में हमने देखा था अगर कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने पर कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा कौन जीतेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतेगी, और जो स्टेट का लॉ था वो क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड मान लिया जाएगा। कितना? जितना पार्ट कन्फ्लिक्ट में आ रहा था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी था। क्या एक्सेप्शन था? कि अगर स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ आने के बाद में आ रहा है, स्टेट लॉ को सेंट्रल लॉ आने के बाद में प्रेसिडेंट से अगर अप्रूवल मिल रही है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल रही है, तो स्टेट जो है उस लॉ को अपने स्टेट लॉ स्टेट क्या कर सकता है? उस लॉ को उस स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकता है, चाहे से वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लॉ किस तरीके से बनाया जाता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। चलिए तो डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक लॉ इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर लॉ किस तरीके से बनता है। तो ये जो लॉ बनाने का प्रोसेस है कैसे चलता है? सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। ये बिल क्या होता है? ये एक प्रपोजल होता है। ये बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है उस नए लॉ से रिलेटेड। होल इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉ। जो नया लॉ लेकर आने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी होती है? इस बिल के अंदर लिखी होती है। ये जो बिल है ये सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। ये जो बिल है ये कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये होता है आर्टिकल 107 के अकॉर्डिंग। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे तो ये बिल पहले किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इस ऑर्डर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल बिल ऐसे होते हैं जो पहले लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके बाद में ही वो राज्यसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जो बिल लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो इसमें क्या होता है? लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, अब ये मेंबर्स कौन होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लोकसभा में इस बिल के साथ में क्या होता है? लोकसभा में ये जो मेंबर्स होते हैं इनके आगे रीड की जाती है इस बिल के अंदर जो नया लॉ की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसकी मेन हेडिंग्स और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनके आगे मेन हेडिंग और मेन पॉइंट्स को रीड किया जाता है। उसके बाद में ये जो मेंबर होते हैं ये मेंबर्स क्या करते हैं? इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये जो मेन पॉइंट्स और मेन हेडिंग यहाँ पर इनके सामने रखी गई है उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं बिल के ऊपर। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वोटिंग कराई जाती है। इनके डिस्कशन के बाद में क्या होता है? इनके डिस्कशन के बाद में वोटिंग कराई जाती है। अब
ये जो वोटिंग होगी इसके अंदर क्या होता है कि या तो एक्सेप्टेंस मिलेगी या फिर रिजेक्शन मिलेगा। या तो क्या मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी या फिर ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मतलब का ही नहीं रहा। और अगर मेजॉरिटी वोट एक्सेप्टेंस में आ गए, अगर मेजॉरिटी वोट एक्सेप्टेंस में आ गए तो क्या होगा, ये बिल आगे राज्यसभा के अंदर पास कर दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी वोट एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो ये बिल जो है ये आगे कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आगे राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे इनके आगे भी क्या किया जाएगा, इनके इनके आगे इसके जो मेन पॉइंट्स और मेन हेडिंग्स है वो रीड की जाएगी। फिर ये जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में वापस से क्या होगी, इन मेंबर्स के बीच में क्या होगी, वोटिंग होगी। अब यहाँ पर भी दो बातें हो जाएंगी, या तो वोटिंग किसके फेवर में होगी, या तो एक्सेप्टेंस के फेवर में होगी या फिर रिजेक्शन के फेवर में होगी, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। अगर ये बिल रिजेक्ट होता है, अगर मेजॉरिटी वोटिंग कहाँ चली जाती है, रिजेक्शन में चली जाती है, तब तो ये बिल वापस से कहाँ पे भेज दिया जाएगा, ये भेज दिया जाएगा लोकसभा के अंदर। या फिर अगर राज्यसभा के मेंबर्स को इस बिल के अंदर कोई भी चेंजेस चाहिए होंगे तो वो चेंजेस को वहां पे नोट करके कहाँ पे भेज दिया जाएगा, लोकसभा के अंदर भेज दिया जाएगा। और फिर लोकसभा के अंदर वापस से यही सेम प्रोसेस चेंजेस करने के बाद में फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में वापस से राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी वोट एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाएगा। ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपनी असेंट दे देंगे, प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल दे देंगे, अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे इस बिल के ऊपर। तो ये बिल क्या बन जाएगा, ये बिल एक्ट बन जाएगा। ये बिल एक्ट बन जाएगा और एक्ट बनने के बाद में क्या होगा, इसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा। ये बिल एक्ट बन जाएगा और इसके बाद में इसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा, जहां पे ये पता चलता है कि ये लॉ जो है ये कब से इफेक्ट में आने वाला है। अब हमने बात करी थी कि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो वापस से लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अगर ये प्रोसेस यूं ही चलता रहा, अगर ये यूं ही चलता रहा और ये जो बिल है ये एक्ट नहीं बन पाया तो क्या होगा, मान लो अगर ये डिस्कशन इसी तरीके से चलती रही और ये 6 महीने तक भी इसके ऊपर एग्री नहीं हुए, अगर ये 6 महीने तक भी इसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं तो क्या होता है, इस केस के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, इन दोनों ही हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस की क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं और उसको एक तरीके से एक ही ग्रुप मानते हैं, उसको एक ही ग्रुप मान के क्या करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। प्रेसिडेंट कॉल द जॉइंट सिटिंग वेयर both houses come together and vote as one group। दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं और एक साथ में इनका क्या करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं और ये जो बिल है इसको पास कराने की कोशिश करते हैं। और ये सब
के अकॉर्डिंग होता है, ये सब होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये सब पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देने की पावर, प्रेसिडेंट को असेंट देने की पावर कहाँ दी गई है? आर्टिकल 111 में दी गई है। और ये जो जॉइंट सिटिंग बुलवाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास में, ये कहाँ से आई है? ये आई है आर्टिकल 108 से। अब आगे बात करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ स्पेशल बिल्स होते हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोसीजर लगाया जाता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल ये बात लिखी गई है आर्टिकल 109 एंड 117। और ये बात किससे रिलेटेड लिखी गई है? ये बात लिखी गई है मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल के बारे में। ये किसके बारे में? इसके बारे में लिखी गई है। इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल एंड अदर फाइनेंस बिल। इनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो कहाँ बताए गए हैं? आर्टिकल 109 और 117 के अंदर। ये जो बिल है मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये सबसे पहले लोकसभा में ही भेजा जाता है। ये सबसे पहले लोकसभा में भेजा जाता है, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद में ही ये कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि राज्यसभा को अगर कोई चेंजेस की नीड है, डिस्कशन करने के बाद में अगर राज्यसभा को कोई चेंजेस की नीड है, तो ये वापस से कहाँ भेज सकते हैं? लोकसभा के अंदर भेज सकते हैं उन चेंजेस को कंसिडर करके। अगर राज्यसभा को चेंजेस की नीड है, राज्यसभा नीड्स चेंजेस कैन रिटर्न द बिल टू लोकसभा। तो ये क्या करेंगे? वापस से लोकसभा में भेज देंगे। और कब, कितने टाइम में भेजना होगा? जब इनको बिल मिला है, राज्यसभा को जब बिल मिला है, उनको 14 दिनों के अंदर अंदर उसे क्या करना होगा? वापस से लोकसभा में भेजना होगा। विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। अगर 14 दिन में ये नहीं भेजा गया, अगर ये 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं हुआ, तो क्या मान लिया जाएगा? ये बिल एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। अगर 14 दिन एक्सपायर होने के बाद में भी 14 दिन एक्सपायर हो गए और ये बिल 14 दिन के अंदर लोकसभा में चेंजेस के लिए नहीं भेजा गया, तो क्या होगा कि ये जो बिल है ये एज इट इज ही एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। इफ not returned if not returned, then the bill deemed to be accepted after expiry of 14 days। 14 डेज एक्सपायर होने के बाद में क्या मान लिया जाएगा? खुद ही डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। तो हमने जो लॉ मेकिंग प्रोसेस डिस्कस किया है वो किस तरीके से है, एक बार हम वापिस से रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है, लॉ कैसे बनता है इंडिया के अंदर। सबसे पहले बिल लाया जाता है। बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जिसके अंदर जो नया लॉ लेकर आने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है।
उसके बाद में इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ये किस बेसिस पे होता है? ये आर्टिकल 107 के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसके अंदर हमने देखे कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं लोकसभा के मेंबर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, इसका क्या करते हैं? इस बिल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसकी मेन हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स को इन मेंबर्स के आगे रीड किया जाता है। उसके बाद में ये मेंबर्स जो होते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस चाहिए। इस तरीके से डिस्कशन होता है। उसके बाद में वोटिंग कराई जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि ये वोटिंग जो कराई जाती है इसके अंदर देखा जाता है कि जो मेजोरिटी जो है वो एक्सेप्टेंस में जा रही है कि रिजेक्शन में जा रही है। अगर मेजोरिटी रिजेक्शन में जाती है तो ये बिल क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। मेजॉरिटी वोट्स अगर रिजेक्शन में जाते हैं तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है, और अगर मेजॉरिटी वोट एक्सेप्टेंस में जाते हैं तो ये बिल आगे फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब राज्यसभा में जब ये बिल जाता है तो वहां पे वापस से सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके आगे इस बिल की मेन हेडिंग और मेन पॉइंट्स को रीड किया जाता है। उसके बाद में वो लोग इस पे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं और फिर वोटिंग कराई जाती है। अगर राज्यसभा के मेंबर्स को उसमें कोई चेंजेस चाहिए होते हैं तो वो वापस से क्या करते हैं? उसे लोकसभा में भेज देते हैं। और अगर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए होते हैं, मेजॉरिटी वोट अगर एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं, तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है और प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेंट दे देते हैं। तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, और उसके बाद में इसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है। अब हमने यहाँ पे एक बात देखी थी कि अगर राज्यसभा और लोकसभा अगर दोनों के बीच में एग्री नहीं होता है, ये जैसे कि अभी ये रिजेक्ट हुआ तो ये वापस से लोकसभा में भेज दिया गया था। अब लोकसभा वाले जो मेंबर्स है उनको वापस से उसके अंदर चेंजेस करके उसे क्या करेंगे? राज्यसभा में भेजेंगे। अगर ये दोनों हाउसेस इसके ऊपर एग्री नहीं करते हैं और अगर इसके लिए 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इन दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं। दोनों हाउसेस को एक ग्रुप मानकर वोटिंग कराई जाती है और इस बिल को जो है वो पास करवाया जाता है। उसको बिल को एक्ट बनाया जाता है इन दोनों की जॉइंट सिटिंग बुलवाकर। और ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि कुछ स्पेशल प्रोसीजर लगाए जाते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड, जिसके अंदर ये जो बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही भेजा जाता है। उसके बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा को कोई चेंजेस की जरूरत है, अगर राज्यसभा चाहता है कि इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस बिल को वो वापस से 14 दिनों के अंदर कहाँ पे भेजना होता है? लोकसभा में भेजना होता है। ये 14 दिन कब से काउंट किए जाते हैं? जब से राज्यसभा को वो बिल रिसीव हुआ है, वहां से 14 दिन देखे जाते हैं। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस से ये बिल नहीं रिटर्न करता है तो ये क्या मान लिया जाता है? डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि इंडिया के अंदर लॉ किस तरीके से बनाया जाता है। अब ये जो लॉ बनाया जाता है इसके अंदर चेंजेस भी किए जाते होंगे, है ना? अगर लॉ ये लॉ बनाने की पावर दी गई है, गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है, तो गवर्नमेंट को लॉ के अंदर चेंजेस करने की पावर भी दी गई है। तो ये पावर कहाँ से दी गई है? ये पावर दी गई है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि लॉ के अंदर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, और उसका प्रोसीजर भी बताया गया है। आर्टिकल 368 गिव्स power to parliament for amendment for
amendment and its procedure. कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर दी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 ने पार्लियामेंट को पावर दी गई पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो लॉ के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। आगे डिस्कशन करते हैं, हमारे नेक्स्ट सोर्स की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सोर्स था वो क्या था? कस्टम एंड यूजेस, जिसे हम ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। कस्टम, इसे हम यूजेस भी बोल सकते हैं और इसे हम ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। तो कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से रूढ़ियां चली आ रही है, उन्हें आज क्या मान लिया गया है? उन्हें आज लॉ मान लिया गया है, जिसे कि लोग बहुत पुराने टाइम से कंटिन्यूअसली फॉलो करते आ रहे हैं। इन्हें आज क्या मान लिया गया है? इन्हें आज लॉ मान लिया गया है। तो कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स आर, कस्टम इज अ रेगुलर, custom is a regular way of doing something, regular way of doing something, doing something. The people follow, the people follow for a long time, follow for a long time, and everyone accept it, and everyone accept it as right thing, as a right thing to do. It is like an unwritten rule. It is like an unwritten rule that people obey, that people obey just because it was always have been done that way. Just because it has always been, it has always been done that way. A valid custom will be a valid custom, valid custom, a valid custom a valid custom will be। एक वैलिड कस्टम किसे माना जाता है? एक वैलिड कस्टम क्या होता है? एक वैलिड कस्टम होता है जो एंशियंट टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो होता आ रहा है, कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है, सर्टेन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और वो जो हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है उसके कॉन्ट्रैरी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको अपोज नहीं कर रहा होना चाहिए। एक वैलिड कस्टम क्या होता है? अ वैलिड कस्टम विल बी एंशियंट
एंशियंट लॉन्ग यूजेस मतलब बहुत पुराने टाइम से फॉलो किया जा रहा है। लॉन्ग यूजेस। सेकंड है कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस। नॉट नो इंटरप्शन। नो इंटरप्शन। नो इंटरप्शन। सर्टेन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सर्टेन मतलब क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। क्लियर एंड डेफिनेट मतलब डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। फोर्थ हमारे पास में पॉइंट है रीजनेबल। रीजनेबल होना चाहिए। नॉट आर्बिट्रेरी अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। नॉट आर्बिट्रेरी। नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी। नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास नॉट कॉन्ट्रेरी टू स्टैट्यूटरी लॉ। नॉट कॉन्ट्रेरी टू स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ भाई हमारा जो लॉ बना हुआ है उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे। कस्टम क्या होता है, कस्टम होते हैं जो पुराने टाइम से चीजें चली आ रही है जिसे लोग आज भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसे क्या मान लिया गया है, उसे लॉ मान लिया गया है। जैसे कि बात करें इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है। यहाँ पर है ना, मतलब गांव में तो खेत होते ही है लोगों के। अब ये जो खेत है ना, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और सभी लोग इसी रास्ते से जाते हैं। मान लो ये गांव है, यहाँ पे ये ये है, ये कौन है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये गांव है, यहाँ पर ये रहता है, इसका नाम है कचालू। इसका नाम है क्या, कचालू। ये इस गांव में रहता है और इसके पास में ये खेत है। अब ये जो इसका खेत है ना, इधर से ही क्या हुआ है, ये रास्ता बना रखा है। अब ये लोग जो है ना, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो इसी रास्ते को यूज करते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये इसके खेत में से होकर निकलता है, तो लोगों ने मान लिया है कि ये रास्ता, मतलब ये ही रास्ता इनको यूज करना है। एक तरीके से पुराने टाइम से सभी इस रास्ते को क्रॉस किए मतलब इसी रास्ते को क्रॉस करके जाते हैं कहीं पे भी अगर जाते हैं। तो जैसे अगर बच्चों को कहीं स्कूल जाना है तो वो हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने मान लिया है क्योंकि ये पुराने टाइम से ऐसा ही चला आ रहा है, पुराने टाइम से लोग इसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो लोगों ने ये मान लिया है कि ये जो कर रहे हैं ये वैलिड है और इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है, यहाँ का मालिक है, ये कौन है, यहाँ का लैंडलॉर्ड है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर लोग इसके खेत के बीच में से रास्ता निकाल के जा रहे हैं तो। अब एक दिन क्या हुआ कि कचालू ने अपनी ये जो जमीन थी, ये जो खेत था, ये किसी और को बेच दिया। ये इसने किसको बेच दिया, ये बेच दिया इसने रामू को। अब क्या हुआ कि रामू ने ये रास्ता जो था इसे बंद कर दिया, क्योंकि
सब लोग इसी के खेत में से आ रहे जा रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड चेंज हो गया। तो ये जो लैंडलॉर्ड चेंज हो गया, मालिक चेंज हो गया, तो इसने क्या करा, ये रास्ता बंद कर दिया। अब लोगों ने इसको बोला कि यही रास्ता हम फॉलो करते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो तुम इसे बंद कैसे कर सकते हो। ये बात कहाँ चली गई, मान लो ये बात पंचायत में चली गई। अब पंचायत में इस बात का सलटारा नहीं हो पाया, तो ये बात कहाँ चली गई, ये बात कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में ये बात उठाई गई कि ये जो रास्ता था, ये बहुत पुराने टाइम से फॉलो किया जा रहा है और अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट यहाँ पे इसको चेक करेगा कि ये एंशियंट टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है ना, ये वैलिड तो है ना, इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और ये जो लॉ बनाया है, हमारा जो स्टैचुरी लॉ है, उससे कुछ अलग तो नहीं जा रहा है ना, उसे तो ओवरराइड नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे जब कोर्ट ने ये चीजें चेक करी कि ये कस्टम होने के लिए क्या होता है, कि कस्टम होने के लिए क्या क्या बातें देखनी थी, कि ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, कंटिन्यूअस चला आ रहा है, एक ये क्लियर था, सर्टेन था, डेफिनेट था, और ये स्टैचुरी लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जब कोर्ट ने ये सब चीजें चेक करी, तो ये सब प्रूफ हो गया कि ये पहले से ही ऐसा ही चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट का जजमेंट क्या आया था कि ये जो रास्ता था, इसको वापस से खोल दिया जाए और इसे जैसे ये पहले फॉलो करते आ रहे थे वैसे ही फॉलो किया जाएगा। तो हमारा ये जो कस्टम यूजेस और ये जो ट्रेडिशन है, ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये जो एक्ट है, इसका जो सेक्शन 5 है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 बैन करता है मैरिजेस। ये क्या बैन करता है, मैरिजेस की, जो मैरिजेस है ये क्लोज रिलेटिव्स के बीच में नहीं हो सकती है। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसका सेक्शन 5 बैन करता है कि जो मैरिजेस हैं वो क्लोज रिलेशन में नहीं हो सकती है, बिटवीन क्लोज रिलेशन। जो हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं उसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिजेस नहीं हो सकती है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल बन सकता है। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल लें, जो कि हम एक केस लॉ की मदद से समझेंगे। ये केस लॉ क्या है, ये केस किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था ठाकुर गोकलचंद वर्सेस परवीन कुमारी। ये एक केस लॉ आया था, यहाँ पे एक केस लॉ हम डिस्कस करते हैं। ये केस लॉ किसके बीच में था, ये था गोकलचंद ठाकुर गोकलचंद वर्सेस परवीन कुमारी। इन इस इनके बीच में ये केस लॉ हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये क्या हुआ था, ये ना एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। इनकी जो फैमिली थी, ये क्या थी, हिंदू जॉइंट फैमिली थी। अब इस फैमिली में क्या हुआ, इस फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो गया। इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो गए इस फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे ये जो परवीन कुमारी थी, ये जो थी, ये कौन थी, ये थी परवीन कुमारी। ये कौन थी, ये विडो थी, ये विडो थी। तो इसने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस प्रॉपर्टी में इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। इनको भी क्या मिलना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में इनका भी राइट है, इस प्रॉपर्टी में इनको भी अधिकार मिलना चाहिए।
लेकिन ये जो ठाकुर गोकलचंद थे, इस फैमिली में ये जो ठाकुर गोकलचंद थे, इन्होंने क्या बोला कि हमारे घर की परंपरा है कि हमारे घर में विडोज को प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिए जाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हमारे घर की परंपरा है कि हमारे फैमिली में विडोज को प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए जाते हैं। विडोज का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है। लेकिन ये जो परवीन कुमारी थी, ये कह रही थी कि इनको भी प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। अब ये जो केस था, ये चला गया कोर्ट में। भाई, जो विडो थी परवीन कुमारी, उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जा रहा था, तो ये जो केस था ये कहाँ चला गया? ये केस चला गया कोर्ट में। अब इस केस पे कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हुई। इस केस पे कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट हुई, तो यहाँ पर कोर्ट को क्या डिसाइड करना था? यहाँ पे कोर्ट को डिसाइड करना था क्या ये जो कस्टम बताया जा रहा है, ये जो ठाकुर के हिसाब से परंपरा बताई जा रही है, क्या ये वैलिड है? क्या ये सच में वैलिड है? क्या ये कस्टम जनरल हिंदू लॉ को ओवरराइड कर सकता है? ये चीजें क्या करनी थी? कोर्ट को यहाँ पर चेक करनी थी। कोर्ट को यहाँ पे क्या डिसाइड करना था? कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना था कि ये जो कस्टम बताया जा रहा है, क्या ये कस्टम वैलिड है कि नहीं है? क्या ये कस्टम वैलिड है या फिर नहीं है? और ये भी चेक करना था क्या कि ये जो कस्टम है, क्या ये कस्टम स्टैचुरी लॉ को ओवरराइड कर रहा है क्या? यहाँ पे ये चेक करना था। अब इस केस में क्या हुआ? तो इस केस में क्या हुआ कि गोकल चंद से पूछा गया कि या क्या ये जो लॉ ये बता रहे हैं, ये जो कस्टम बता रहे हैं, क्या ये पुराने टाइम से चला आ रहा है? तो इसमें गोकल चंद क्या कह रहे थे? गोकल चंद कह रहे थे कि हाँ, ये जो लॉ है, मतलब ये जो परंपरा है, ये हमारे घर में बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ये सभी फॉलो करते आए हैं, तो इसे क्या करना चाहिए? इसे लॉ मान लेना चाहिए, इसे लॉ माना जाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था? ठाकुर कह रहा था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि आप इसे प्रूफ करके बताओ कि आपके यहाँ पे ये पुराने टाइम से फॉलो होता आ रहा है, कंसिस्टेंटली फॉलो होता आ रहा है, इसमें कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आई है, और ये एक सर्टेन है, मतलब डेफिनेट डिफाइंड है कि ऐसा होता ही आया है और इसमें कभी भी रुकावट नहीं आई है। तो ये जो गोकल चंद थे, इन्होंने ये इसको प्रूफ कर ही नहीं पाए थे। लेकिन हमारा जो स्टैचुरी लॉ है, उसके अंदर तो विडो को भी राइट दिए गए हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये जो इनका कस्टम था, ये क्या कर रहा था? स्टैचुरी लॉ को ओवरराइड भी कर रहा था। क्योंकि हमारा जो स्टैचुरी लॉ है, जो हमारा जनरल रूल है, वो तो क्या कर रहा है? वो तो विडो को प्रॉपर्टी के अंदर राइट दे रहा है कि वो बोलता है कि सभी के पास में, मतलब जो घर में जो विडोज है, उनके पास में भी प्रॉपर्टी में राइट होता है कि वो भी अपना राइट ले सकती है, अपना अधिकार ले सकती है। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एंशियंट टाइम से फॉलो होता आना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब डेफिनेट होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए कि ये पुराने टाइम से फॉलो होता आ रहा है, साथ ही में ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, कभी भी ब्रेक ना हुआ हो, और स्टैचुरी लॉ को ओवरराइड नहीं कर रहा होना चाहिए, स्टैचुरी लॉ को ओवरराइड नहीं कर रहा होना चाहिए।
यहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो इस तरीके से जो ये कस्टम है उन्हें लॉ का पार्ट माना गया है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि वो जो रास्ता बनाया गया था खेत के बीच में से, वो तो सभी लोग फॉलो कर रहे थे और बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे थे, उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि जो पुराना ओनर था उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने भी कभी उस पे आपत्ति नहीं जताई थी, कभी भी रोक नहीं लगाई थी किसी के आने जाने पे। लेकिन जब नया लैंडलॉर्ड आया था, जब वो रोक रहा था, तो फिर कोर्ट ने फेवर में डिसीजन दिया था कि ये पुराने टाइम से फॉलो होता आ रहा है। जब पहले वाले को दिक्कत नहीं थी, तो उसे किस बात की वहां पे दिक्कत हो रही थी। तो उसने वो वापस से रास्ता खुलवा दिया था। और इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो ये केस था, इसके अंदर विडो का जो राइट था उसे स्टैट्यूटरी लॉ के अकॉर्डिंग ओवरराइड किया जा रहा था, तो ये कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो कस्टम यूजेस है ये क्या चीज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो हमारे कोर्ट, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जो जजमेंट देते हैं वो पूरी इंडिया की टेरिटरी के अंदर बाइंडिंग होते हैं। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उन्हें वो उनके जजमेंट को फॉलो करना होता है, अगर कोई वैसा ही सिमिलर केस आता है तो ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है ये क्यों लाए जाते हैं, जिससे कि लॉ को पूरी कंट्री के अंदर कंसिस्टेंट बनाया जा सके, जिससे कि जो जजेस हैं उस पास्ट डिसीजन को एज अ गाइडेंस मान के क्या कर सके, अपने केस के अकॉर्डिंग उस पर जजमेंट दे सके, अपनी उस केस को जजमेंट बना, उस केस के जजमेंट को बेस बना करके वो क्या कर सके, अपना डिसीजन दे सके। और ये जो कोर्ट को पावर दी गई है, ये लॉ के अंदर कुछ नए रूल्स को इंसर्ट करने के लिए भी हेल्प करती है एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर judgments passed by the judgment passed by the higher court, that is Supreme Court and High Court, shall be binding on all courts in the Indian territory, Indian territory, Indian territory. This helps keep the law consistent. This helps keep the law consistent and predictable. Consistent and predictable. Article 141. Article 141. आर्टिकल 141 क्या बोलता है, आर्टिकल 141 बोलता है लॉ
declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Within the territory of India. जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। भाई जो ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लॉ को कंसिस्टेंट बनाते हैं अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर सेम लॉ फॉलो हो सके, कंसिस्टेंटली लॉ फॉलो हो सके, इसलिए ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है ये कोर्ट लेकर आती है। जो भी कोर्ट जजमेंट देती है वो सभी जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर कोर्ट होता है, उसके बाद में जो भी लोअर कोर्ट होते हैं वो उस जजमेंट को बेस बना के, अगर वैसा ही कोई सिमिलर केस आता है तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बेस बनाकर वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन सुना सकते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इट कीप द लॉ consistent across the country पूरी कंट्री के अंदर लॉ को क्या बनाते हैं, कंसिस्टेंट बनाते हैं। जजेस यूज पास्ट डिसीजन टू गाइड देम जजेस यूज पास्ट डिसीजन टू गाइड them which help people to know what the law is. It allows the law to grow and adopt. It allows the law to grow and adopt as judges interpret and create new rules. Judges interpret and create new rules. तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो लॉ जजमेंट देते हैं, मतलब जो लॉ नहीं, जो जजेस जजमेंट देते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो जजमेंट देते हैं, नए रूल्स लेकर आते हैं, वो पूरी कंट्री के अंदर कंसिस्टेंटली फॉलो हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं।
जिसको यूज करके जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं उसको एज अ गाइडेंस यूज करके उसको बेस बना के अपना डिसीजन सुना सके अपने केस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय।